अगर हम फिजिक्स को देखें तो यू ऑल डिमांडेड दैट यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द डेरिवेशंस, so that is how I thought I'll be doing the class today. I'll talk about electric potential. I might also talk about the field and potential due to a dipole, क्योंकि वो एक derivation बच्चों को बहुत important लगता है। तो हम उसकी बात करेंगे और थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड टच करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर अगर हमें देखना है तो हम कैसे एनालाइज करते हैं। लेट अस लुक एट ऑल दोस थिंग्स। So let us get started with the very term potential. Now we know that the potential due to a charge, let's say I have a charge capital Q here, and I have to find the potential due to the charge capital Q at this place. The point that I'm considering is at some distance small r from the charge capital Q. So what I'll do is I'll first put a test charge here. So test charge, suppose कीजिए मैंने लिया Q naught. So the first thing that we try to find is the potential energy due to this system. तो वो आ गई कितनी, K capital Q Q naught by R. बच्चों याद रखने वाली चीज ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, एंड व्हेन यू सी स्केलर क्वांटिटीज यू नो दैट there is no direction attached to it, but yes, importance is that you will be positive or negative. That will depend on the sign of the charges. Sign of the charges. साइन ऑफ द चार्जेस से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब ये है कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए तो यू पॉजिटिव होगी, अगर दोनों चार्जेस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो यू नेगेटिव होगी, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी यू पॉजिटिव होगी। सो लाइक चार्जेस help you get a positive value of u, and unlike charges fetch you a negative value of u. Now V, potential due to capital Q at the position of Q naught, is given by the potential energy divided by the magnitude S charge, which is equal to K capital Q by R. Right. So this is how the potential looks like. Right. So this is the potential due to a point charge. So ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल की, एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेल। अब मैं चलता हूं आगे। राइट, यहां तक हम सबको समझ में आ गया है। नाउ लेट मी लुक एट द नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इफ आई हैव a group of charges, let's say some charges like this charge is being called Q1, this is being called Q2, this is being called Q3, and I have to find the potential at some place, let's say here. So I'll put a test charge here. अब मुझे potential निकालना है due to Q1, Q2 and Q3 here. So let's say these separations are R1, R2 and R3. So potential due to all these three charges at the place of Q naught is given by K into Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3. सिंपल सी बात, निकल आए पोटेंशियल्स। अब याद रखने वाली बात वही है कि वी हैव टू कंसिडर द साइन, और साइन इन तीनों के लिए जाएंगे। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो ये तीनों पोटेंशियल्स पॉजिटिव होंगे, अगर कोई भी नेगेटिव है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। सो लेट्स से अगर मेरा चार्ज Q2 नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पर Q2 की वजह से जो पोटेंशियल लूंगा उसमें Q2 को नेगेटिव ही लूंगा। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेक इट नेगेटिव, तो माइनस Q2 by R2 हो जाएगा। बट आपको समझ में आना चाहिए हमें क्या करना है। नथिंग टू वरी एट ऑल अबाउट द डायरेक्शंस। व्हाई? बिकॉज
डायरेक्शन की चिंता क्यों नहीं करनी है हमें? डायरेक्शन की चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। सिंपल, राइट? अब I hope this is clear to all of you. If you want to note it down, please take a moment to note it down. Simple concept है आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन की। हाउ आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेटेड टू ईच अदर? आपने एक रिलेशन पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल R। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। सो अगर कहीं पर भी मुझे पोटेंशियल दिया हुआ है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस कैन हेल्प। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, पोटेंशियल निकालना है, दिस कैन हेल्प। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी difficult to look at relation, but have all of us tried to visualize it? No, nobody has tried to visualize it. सबसे पहले ये रिलेशन आया कहाँ से? राइट, ये रिलेशन हमारा किस जगह से आया? डू यू वांट मी टू टच अपॉन दैट? आपने ये भी रिलेशन पढ़ा है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। dv लिख सकते हैं इसे डेल v की जगह, हम dv भी लिख सकते हैं। डी और डेल में अभी आप बोर्ड्स के लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा, बट यस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द del and d operator. So del operator is primarily used to do partial differentiation, where other than the variable with respect to whom we are deriving or we are differentiating, all the other variables are assumed to be constant except for the one with respect to which we are differentiating the expression. तो हम जानते हैं कि अगर कभी भी एक चार्ज मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज the negative of the work done by the conservative force, which is the electrostatic force, right? So यहां से मैं बोल सकता हूं कि du is equal to minus dwc, which is equal to minus f dot dr. अगर एक चार्ज हम एक चार्ज है उसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फोर्स का नेगेटिव ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू du। ये हमने पढ़ा हुआ है, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस QE डॉट dr, और du को हम लिख सकते हैं Q इंटू dV। सो अब यहां से Q कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आ जाता है dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। सिंपल एक्सप्रेशन, very easy to understand and nothing complicated at all, right? तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल लिया, right? इसको लिख लो बच्चों, टेक अ मिनट टू नोट इट डाउन। इसके बाद यहाँ पे ये समझना होगा कि हम इसे यूज कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट। यूसेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, सपोज करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ रीजन। So what we have here is a constant electric field. इस constant electric field में if I have a charge here, this is a positive charge, electric field E है कुछ, E vector. So this is a positive charge. If the positive charge is left here, it will experience a force in this direction, which will be given by Q into E, due to which this particle will start moving in this direction. Let's say particle कुछ इस जगह पहुंच गया A से B, and the particle is still moving, but I'm analyzing its motion from A to B. अब देखो बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पर, तो what can we say about the potential difference between A and B? Potential at A is VA, potential at B is VB. I have to find VA minus VB. अब हम जानते हैं
dv is equal to minus E dot dr. ठीक है, सो अगर मैं यहां पर देखूं तो एज द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो सपोज करो मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह का पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूं, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं देख रहा हूं ये ए से कुछ आर आगे है पॉइंट, और फर्दर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, एक फर्दर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूं, विच इज dv. सो दिस dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और E और डी आर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल आ गया कितना, cos 0 होता है 1. सो dv आ गया माइनस ई डी आर. अब सपोज करते हैं A to B जो सेपरेशन है, दिस इज कैपिटल R. सो अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूं, राइट. एक तरफ मैं चला हूं किधर, A से B, तो ये हो गया मेरा VA टू VB. समझ रहे हो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ सके. और यहाँ पे हम चले, पॉइंट A पे R की वैल्यू 0 है और पॉइंट B पे कितनी है, कैपिटल R. तो मेरे पास यहां से इंटीग्रेशन के बाद आ गया VB माइनस VA इज इक्वल टू, E तो कांस्टेंट है तो माइनस E, dr का इंटीग्रेशन आया स्मॉल r, और उसकी लिमिट्स आ गई 0 टू कैपिटल R. तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ER, और VA minus VB is equal to ER. Simple, calm. So this is how you have got to find the potential difference between 2 points which are along the electric field. So बच्चों, चार्ज अपने आप मूव करके आ रहा है A to B, इसका मतलब while coming to point B the potential must definitely be decreasing. ठीक है. अब अगर हम ये दोनों पॉइंट्स अभी हमने लिए हैं इस लाइन के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग, अब मैं लेता हूं ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर. आगे बढ़े. आई होप यू वुड हैव डन टिल दिस स्टेज. आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है, बट लिख जरूर लो, लिखना जरूरी है. अब बच्चों, अगर मैं similar kind of an electric field लेता हूं, which is a constant electric field denoted by E. And now let's say I want to move the charge from point A, which is here, to another point, which is here, being called B. इन दोनों के बीच का सेपरेशन है कुछ कैपिटल R. अब अगर मैं इस पॉइंट A से B चार्ज को लेके जा रहा हूं, विच इज अ चार्ज स्मॉल q, लेट से, तो स्मॉल q जब यहां पहुंचा, लेट से दिस इज सम डिस्टेंस स्मॉल r, और मैं थोड़ा सा इसे फर्दर आगे लेके गया, ये छोटा डिस्टेंस है बट बहुत छोटी एरो नहीं दिखा रहा, अदरवाइज आपको दिखेगी नहीं, बाय एन अमाउंट स्मॉल r से थोड़ा सा आगे, डेल्टा r आगे, यानी dr. तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, which is being called dv, will be equal to minus E dot dr. अब बच्चों यहां बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई, बिकॉज E आपकी ऐसे है ना, और dr वेक्टर ऐसे है. सो सबसे पहली चीज देखना, E और dr के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज. अगर ये एंगल 90 डिग्रीज है तो dv कितना आ गया आपका, माइनस E dr cos 90, which is 0. इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कभी भी मूव करूंगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा. एंड फ्रॉम हियर आई कैन से दैट VA minus VB, which is the potential difference between the 2 points on integration, will give you a 0, or VA is equal to
पी। सिंपल सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में सबको आना चाहिए। क्लियर है बच्चों? I hope you are all able to understand and see how important this relation is. Which relation? This particular relation. A very, very important, extremely useful relation for us. ठीक है ना? अब हम एक थीटा एंगल पे भी चल लेते हैं, so that कैसी भी सिचुएशन हो जाए, you are clear about how to go about in an electric field. अब सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, this is how the electric field is, and now I want to move from a point A here to another point, point B here, and with the horizontal, this line makes an angle theta. तो सपोज करते हैं हम A से चले चार्ज को लेके, कुछ स्मॉल r के बाद हमने चार्ज को फर्दर मूव किया बाय एन अमाउंट dr। बच्चों याद रखना, आप जब चार्ज को लेके जा रहे हो तो चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक आप लगा रहे हो। हम आपके वाले फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप सोच भी रहे होगे कि मैं E डॉट डी आर जब कर रहा हूं तो दूसरे वाले फोर्स को क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो इसमें नहीं आना है, इसमें हमें सिर्फ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखना। सो अब अगर मैं डी आर के अलोंग चलता हूं तो मैं लिखूंगा dv, which is the change in potential difference from these two points। dv का मतलब होता है बच्चों, अगर यहाँ का पोटेंशियल v है तो यहाँ का पोटेंशियल कम होगा कुछ v माइनस dv। सो ये डिफरेंस dv है। सो dv इज इक्वल टू होगा अपना माइनस e डॉट डी आर अगेन। अब देखना बच्चों, मैं इधर आपको दिखा रहा हूं डायग्राम जिसमें E इस तरफ है और डी आर इस तरफ है। इधर मैं साइड से वेक्टर्स इसीलिए बना रहा हूं सो दैट यू आर क्लियरली एबल टू सी द एंगल, एंड दिस एंगल इज थीटा। सो व्हाट डू आई गेट dv as? I get dv as minus E dr cos थीटा। सो अब ये आ गई हमारे पास dv की वैल्यू। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dv is equal to minus integration of E dr cos थीटा। लिमिट्स लेंगे फिर, dv की लिमिट्स हो गई va टू vb और इसकी लिमिट्स हो गई 0 टू कैपिटल R। अब बच्चों यहां आप देखो E भी कांस्टेंट है और ये थीटा भी कांस्टेंट है, इसलिए E और cos थीटा दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा vb माइनस va और इधर आएगा माइनस E cos थीटा। dr का इंटीग्रेशन आएगा स्मॉल r, जिससे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू कैपिटल R। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस er cos थीटा और va माइनस vb equals er cos theta. Hence the answer. Hence the answer. So यहां से बच्चों मेरे पास va minus vb आ गई, which is equal to er cos theta. Simple to understand. दूसरा तरीका अगर आप देखें बच्चों तो मैं इस डायग्राम को जरा कंप्लीट करता हूं। बच्चों इतना आप सब लोग समझ गए हैं कि इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, if we move perpendicular to the electric field, potential does not change. So if the potential at this point is VB, the potential here that is perpendicular to the electric field, अगर आप move कर रहे हो यहाँ भी VB होगा और यहाँ भी VB होगा, right? तो अगर आप देखें तो अगर आप A to B ऐसे आ रहे हैं along this line, the horizontal line, you know that this length will be equal to, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पे इसे कैपिटल R कर देते हैं क्योंकि हम
पूरा का पूरा मूव कर गए हैं हम, सॉरी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्योंकि हमारा इस पोजीशन से इस पोजीशन तक टोटल इज कैपिटल आर, राइट। तो ये आएगा आर कॉस थीटा इस ट्राइंगल से। तो अगर मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई और आर कॉस थीटा दोनों इसी डायरेक्शन में हैं, इसलिए ई आर कॉस थीटा इज वी ए माइनस वी बी। परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जा भी रहे हैं तो कोई भी चेंज पोटेंशियल में नहीं आएगा, राइट। मेक सेंस? बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद बच्चों हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं पोटेंशियल में, विच इज इक्विपोटेंशियल सर्फेस। इक्विपोटेंशियल surface. Now, we all know that what is an equipotential surface? A surface on which the potential is same at every place is called an equipotential surface. So, अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं, इस तरह से हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और हमसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, so when you say about the potential along a line that is perpendicular to this electric field, do you agree with me that this line can be called a line where the potential at all the points will be the same as we have derived? So this will be called an equipotential line. So this is an equipotential line, and if I generate a surface here at the same place, if I make a surface like this, फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ बच्चों, होता है उतनी मजेदार ना बने बट होपफुली ठीक बन जाएगी। सो इफ यू सी दिस यू विल सी दैट ये सरफेस परपेंडिकुलर ले रहा हूँ पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड हेंस दिस सरफेस विल हैव पोटेंशियल सेम एट एवरी प्लेस एंड हेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये पहले हमने एक इक्विपोटेंशियल लाइन बनाई, फिर वहां पे जो लाइन थी उसी जगह पे अगर मैंने पूरा सरफेस बना दिया तो दिस विल बी एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज this surface is made up of lines which are parallel to each other and all these lines have the same potential, so they form a surface which is an equipotential surface. Simple. ठीक है, अब इसमें एक और चीज आ जाती है, वो भी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं लाइक दिस, तो एक सरफेस तो वहां पे बना हुआ है ग्रीन वाला, एक और सरफेस बना रहा हूं, और बोथ दी सर्फेसेस आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, बट अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल कुछ VA है, इस सरफेस पे पोटेंशियल कुछ VB है, सो प्लीज याद रखना VA इक्विपोटेंशियल सरफेस है ऑन सरफेस A, VB पोटेंशियल है ऑन द सरफेस B, VA इज नॉट इक्वल टू VB। ठीक है बच्चों, जो B सरफेस पे पोटेंशियल है दैट इज VB एंड इट इज सेम एट ऑल प्लेसेस, A सरफेस पे जो पोटेंशियल है दैट इज VA एंड इट इज सेम एट ऑल प्लेसेस, बट VA और VB बराबर नहीं है, एंड VA is greater than VB because if you are coming from A to B, you're moving in the direction of electric field, and you know that the potential always decreases if you move along the electric field. So potential remains same if you move perpendicular to electric field, and potential decreases if
you move along E. Potential increases if you move against the electric field. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करोगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करोगे पोटेंशियल सेम रहेगी. Very, very important point, very, very important lines. Please note them down. Take a minute to do that, but please do it properly and effectively. So I hope potential पे यहाँ से काफी चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों. नोट कर लेना इसको. दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट फॉर यू. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस में. बट लेट्स से आई हैव अ पॉइंट चार्ज. आई हैव अ पॉइंट चार्ज क्यू हियर. और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड. रेडियली आउटवर्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड. थोड़ा चार्ज को भी अच्छे से बना लेते हैं. Let me show the charge as a red ball. So this is the charge Q. इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है क्योंकि ये चार्ज कैसा है हमारा? पॉजिटिव चार्ज है. वी ऑल नो दैट. अब अगर मैं एक ऐसा सरफेस बनाऊं जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. सो इसलिए बच्चों सरफेस जो इन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो वो आपका एक स्फेरिकल सरफेस आएगा. और अगर आप लाइन बनाएंगे तो वो सर्कल आएगी. सरफेस बनाएंगे तो वो हमेशा ऐसे स्फेरिकल सरफेस आएगा. सो दिस इज अ स्फीयर and at every point the electric field is perpendicular to the surface and hence this surface is इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप सबको समझ में आ गया होगा. अगर मैं एक और सरफेस बनाऊं बच्चों, एक और सरफेस जो इससे थोड़ा बड़ा है, तो ये सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो बोथ ऑफ देम आर इक्विपोटेंशियल. दिस इज आल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट अगर इस सरफेस पे पोटेंशियल कुछ VA है, इस सरफेस पे पोटेंशियल कुछ VB है, तो V और VB में कौन बड़ा होगा ये चेक करने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज होता है. इट मींस VA इज ग्रेटर देन VB. और इस वाले अंदर वाले सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? VA होगा. और बाहर वाले सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? VB होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है बच्चों. आई होप वी हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस. अब मुझे लगता है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशंस, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए. ठीक है जी. अब हम, इफ यू वांट टू स्पेंड सम टाइम टू नोट इट डाउन, आई एम सॉरी आई मूव्ड अ लिटिल फास्ट. आप नोट कर लीजिए इसे जरूर अच्छे से. सो जितना सर्कल की रेडियस, स्फीयर की रेडियस, सॉरी सर्कल नहीं, स्फीयर की रेडियस, 3 डायमेंशनल एनक्लोजर, जितना स्फीयर की रेडियस इंक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल उस स्फीयर पे कम होता जाएगा. Now let's say I come to the next important concept, which is potential
inside, outside, and at the surface of a spherical conductor. तो बच्चों बात करेंगे पोटेंशियल इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर, एक फ्री हैंड स्फीयर। ये बन गया हमारा स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम जानते हैं कि इफ आई हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर, सबसे पहली चीज, चार्ज resides on the surface। इसका एक और मतलब लिख लीजिए क्लियरली, देयर इज नो चार्ज इनसाइड। सो इफ इट इज हॉलो, हॉलो अगर कंडक्टर है तब तो चार्ज सरफेस पे होगा ही, बट अगर ये सॉलिड कंडक्टर भी और आप इससे कुछ चार्ज देते हो, तो क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज रिपेल होके सारा का सारा कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। और इसलिए अगर आपने इसे प्लस क्यू चार्ज दिया है तो वो प्लस क्यू चार्ज पूरा सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली। अब बच्चों गॉस लॉ, या वैसे भी हम जानते हैं कि अगर चार्ज अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैसी होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितनी होगी, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, हम सब जानते हैं। गॉस लॉ से हम निकाल चुके हैं ये चीज कि अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस इतनी होगी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एट अ पॉइंट आउटसाइड which is at small r distance, where small r is greater than capital R, तो हम बोल सकते हैं E outside is equal to KQ upon small r। तो जितना आप दूर आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती जाएगी। ये तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब अगर यहां पर मैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल आर का ग्राफ भी बनाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं टिल यू रीच अ वैल्यू ऑफ स्मॉल आर equal to capital R, what is the situation? There is no electric field, so electric field is zero। जैसे ही आप पहुंचे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, के क्यू बाय कैपिटल आर। कहां पे आ गई, व्हेन द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। और उसके बाद एज वी मूव अहेड, electric field is inversely proportional to small r, so this is how the graph would look like, and this graph will go on till infinity। ठीक है बच्चों, ये हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब मैं बात करूंगा पोटेंशियल की। So same topic now continued, and now let us look at potential, but उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दी ताकि आपको याद रहें कुछ चीजें। अब मैं आता हूं इसी के केस में पोटेंशियल पे, बट आपने नोट कर लिया था ना, अगर नहीं नोट किया तो प्लीज पहले 1 मिनट लेके नोट कर लीजिए, आई डोंट माइंड, बट लिखोगे जितना उतना ही याद रहेगा, इसलिए प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज टेक अ मिनट एंड राइट इट डाउन कंफर्टेबली, केयरफुली। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो देखो आधे घंटे में आपने कितने सारे डेरिवेशंस और कितने सारे केसेस कर लिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डूइंग वर्क केयरफुली in a focused way,
and doing it properly. अब बच्चों, अगर आपने ये देख लिया तो अब मैं चलता हूं पोटेंशियल पे। पोटेंशियल का क्या होगा बच्चों? मैं सेम स्फीयर बना रहा हूं, सिर्फ कलर बदल गया, येलो से हो गया रेड। ठीक है जी, ये रही रेडियस इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू। चार्ज हम सरफेस पे दिखाते हैं क्योंकि चार्ज आउटसाइड पे, हम बोलते हैं कि सरफेस पे रिलाइट कर रहा है तो सरफेस की क्या इनसाइड और क्या आउटसाइड, बट दिस इज हाउ वी शो इट। अब आप जानते हो E इनसाइड इज इक्वल टू 0। आप ये भी जानते हो कि E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल आर, बाई डेल आर। ठीक है, आप डेल को अभी डी भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। इनसाइड अगर बात करूं मैं तो E इज इक्वल टू 0, इट मींस V इनसाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा E इनसाइड 0 है, इसका मतलब V इनसाइड कांस्टेंट होगा। कितना होगा अभी नहीं पता, मुझे ये पता है सरफेस पे पहुंचा तो E एट द सरफेस इज इक्वल टू KQ बाय कैपिटल आर स्क्वायर। बच्चों एक छोटी सी चीज, इधर मैं आर लिख गया हूं, सॉरी, ये सारे स्क्वायर्स हैं, आई एम सो सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे स्क्वायर आता है, सो दिस हैज टू बी स्क्वायर। अ स्मॉल मिस्टेक हैज हैपेंड, प्लीज करेक्ट इट। मैं पोटेंशियल वाले एक्सप्रेशन लिख गया था गलती से, राइट? आई कुड रियलाइज इमीडिएटली, सो आई केम बैक। अब इधर आ जाता हूं बच्चों में। E at the surface is KQ by R square and V at the surface we know। अगर सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्ज को सेंटर पे आप मान सकते हैं, और R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालेंगे, वो कितना आएगा? KQ by कैपिटल R। एंड इनसाइड टू सरफेस V is constant, therefore V inside is equal to V at the surface, which is equal to KQ by कैपिटल R। तो बच्चों अंदर भी पोटेंशियल कितना होगा? सेम होगा, कितना? KQ बाई कैपिटल R। और सरफेस पे भी कितना होगा? वही होगा, KQ बाई कैपिटल R। सिंपल। अब हम पॉइंट वाले सिस्टम से ही चलते हैं। सरफेस पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना था तो आप सारे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर सकते थे, इसलिए बाहर के किसी पॉइंट पे भी अगर पोटेंशियल निकालना है वी आउट, तो वो भी हो जाएगा कितना? के क्यूब बाई स्मॉल आर, क्योंकि हम यहां पर एक बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं। वी कैन अज्यूम ऑल द चार्ज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। सो वी इन हो गया, वी सरफेस पे हो गया, वी आउटसाइड हो गया। ठीक है, आई एम सॉरी बच्चों, लास्ट स्लाइड में फिर ध्यान रखना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल की वैल्यूज रख गया था और मैं यहाँ पे आर लिख गया था सिर्फ, जो करेक्शन कर दिया है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव मेड द सेम करेक्शन, सो सॉरी। राइट, अब यहाँ पे आ गए, हमने पोटेंशियल्स लिख दी है, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, ये हमने लिख लिए सारे के सारे। अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सरफेस के बाहर और अंदर और कैसे पोटेंशियल वेरी करता है। अब इसमें एक और चीज आती है जो कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। पोटेंशियल में कोई साइन वाइन नहीं देखना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स, and these spheres are concentric. So we have concentric conducting spheres.
मान लेते हैं अंदर वाले की रेडियस है स्मॉल ए, बाहर वाले की रेडियस है स्मॉल बी। अंदर वाले पे चार्ज दिया मैंने प्लस Q1, बाहर वाले पे चार्ज दिया प्लस Q2। और मुझे तीन जगह पोटेंशियल निकालना है। एक निकालना है एट स्मॉल आर, सो मुझे निकालना है एट स्मॉल आर इज लेस देन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी आर? बच्चों याद रखिएगा, आप जब भी पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स, तो आप इंडिविजुअली हर स्फीयर की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। सो अगर मैं अभी सिर्फ Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एट स्मॉल आर देखूं, तो स्मॉल आर Q1 चार्ज के लिए एक अंदर का पॉइंट है, और अगर अंदर का पॉइंट है तो वहां पर पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से उतना ही होगा जितना कि Q1 चार्ज की वजह से सरफेस ऑफ ए पे होता, विच इज इक्वल टू KQ1 बाय ए। फिर मैं देखता हूं प्लस द पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर बी। स्फीयर बी के लिए भी स्मॉल आर एक अंदर का पॉइंट है, और हम जानते हैं कि Q2 चार्ज की वजह से सरफेस और अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम होगा ड्यू टू चार्ज Q2। तो ये कितना आ जाएगा कि Q2 अपॉन बी। ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल इनसाइड द स्मॉलर स्फीयर। अब मैं आता हूं एट अ पॉइंट है which is at some distance r dash, और ये r dash जो है ये between a and b है। So potential at r dash due to both the charges। r dash पॉइंट पे पोटेंशियल यहां पे निकालना है, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 वाले स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल पॉइंट है ड्यू टू द Q1 चार्ज। जो स्फीयर है स्फीयर ए, उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है। सो स्फीयर ए का जो चार्ज है Q1, उसकी वजह से पोटेंशियल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट वाला पोटेंशियल फॉर्मूला लगेगा, विच इज KQ1 बाय आर डैश। और स्फीयर बी के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो स्फीयर बी की वजह से जो स्फीयर बी पे जो चार्ज है Q2, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू KQ2 अपॉन B। Hence we have found the potential due to both the charges at r dash। अब सपोज कीजिए मैं थर्ड पॉइंट लेता हूं यहां पर, which is the surface of B, and I want to find the potential at this point। B निकालना है मुझे। So potential at the surface of B निकालने जा रहे हैं। अब Q1 वाले स्फीयर के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगेगा, विच इज KQ1 बाय B। और Q2 वाले चार्ज के लिए सरफेस का पॉइंट है, तो हो जाएगा KQ2 बाय B। सो सेंटर से B तक अगर मैं मूव कर रहा हूं, तो Q2 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो हर जगह पे KQ2 बाय B ही रहेगा। Q1 वाला पोटेंशियल चेंज हो गया। अब मैं आ गया हूं एक यहां पॉइंट पे, which is outside both the spheres। Let me call this as R double dash, और मैं यहां पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, which is VR double dash। So अब VR double dash is equal to, अब Q1 चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट है, तो हो गया KQ1 बाय R डबल डैश प्लस Q2 चार्ज के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो कितना हो गया पोटेंशियल KQ2 बाय R डबल डैश। हेंस हमने चार पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकाल दिया। वन पॉइंट इज इनसाइड स्फीयर A, द अदर इज आउटसाइड स्फीयर A but inside sphere B, the third point is at the surface of B, and the fourth point is outside sphere B। So ये चारों पॉइंट्स पे हमने ये निकाल लिया है।
और ये लाइन थोड़ा सा इसे काट गई है, आई एम सॉरी, तो इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, कोई बात ठीक है। सो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फीयर्स हमने देख लिए। हो गया बच्चों? आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। अंडरस्टैंड, राइट प्रॉपरली। अब कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स के बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट पे आता हूं पोटेंशियल में, विच इज अर्थिंग। अर्थिंग का क्या मतलब है? यू आर कनेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू द अर्थ वाया अ कंडक्टिंग वायर। तो कंडक्टिंग वायर लेके अगर आपने एक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो हम उसको अर्थिंग बोलते हैं। अब अर्थिंग एज अ फिनोमिना में होता क्या है? हम आइडियली हम एक assumption लेते हैं, एक assumption लेते आ रहे हैं कि potential of the earth is considered to be zero. So earth is supposed to be such a large conductor, such a large spherical capacitor कि इसको कितना भी चार्ज दे दो, इससे कितना भी चार्ज निकाल लो, इसकी जो कैपेसिटेंस है उसके बेसिस पे इसका जो पोटेंशियल आएगा वो हम उसे जीरो ही मानते हैं। सो दैट्स एन assumption। तो हमने अर्थ को पोटेंशियल जीरो मान लिया। अब आप किसी भी बॉडी को अगर अर्थ से कनेक्ट करते हो, तो कोई भी बॉडी है, लेट्स से दिस इज अ स्फीयर, आपने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, दिस इज हाउ यू डू इट। सो अगर आपने अर्थ से कनेक्ट किया तो दिस इज हाउ यू शो द अर्थिंग। और अगर आपने अर्थ से कनेक्ट किया किसी भी बॉडी को, तो अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो है ही। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि अगर बॉडी का कुछ भी पोटेंशियल है तो चार्ज विल, अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, अर्थ का जीरो है तो अर्थ हायर पोटेंशियल पे है बॉडी से, इसलिए चार्ज कहां से फ्लो होगा? अर्थ से बॉडी पे। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्लस क्यू और मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये सारा प्लस क्यू कहाँ आ जाएगा? अर्थ में। so that this has finally potential of the sphere is also zero and hence all charge flows to the earth. So सारा का सारा चार्ज फ्लो होके कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के इक्वल करने के लिए बॉडी के पोटेंशियल को भी जीरो होना होगा, और बॉडी के पोटेंशियल को जीरो होने का मतलब सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो रहा है। That's it. Very simple to understand. No hanky panky at all. नोट कर लेना आराम से। अब सपोज करते हैं मेरे पास दो स्फीयर्स हैं, एक ये स्फीयर, एक दूसरा स्फीयर जो इससे बड़ा है। अब ये दोनों स्फीयर्स हैं, बिफोर सिचुएशन क्या है? मैंने अंदर वाले स्फीयर की रेडियस लेट से a है, बाहर वाले की रेडियस b है। मैंने अंदर वाले को चार्ज दिया प्लस q1, बाहर वाले को चार्ज दिया प्लस q2, और इसको अर्थ से अभी कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्शन की जगह पे स्विच लगा हुआ है और मैंने इन दोनों को ये चार्जेस दे दिए। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, जो बाहर वाला स्फीयर था उसे अब मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम
फ्री हैंड बना रहा हूं ताकि आप सबको भी बनाने का मौका मिले और हम सब मिलके बनाएं, इसलिए डोंट लुक एट द शेप। थोड़ा आलू टाइप बन सकता है, तो सब्जी नहीं बनानी है, हमें पढ़ना पोटेंशियल ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। When I connected with the earth, what is going to happen? बच्चों, जो अंदर वाला स्फीयर है उस पे चार्ज कितना था, +Q1, और इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, सो +Q1 चार्ज फ्लो होके कहीं भी नहीं जा सकता। बट यस, जो बाहर वाला स्फीयर है उस पे चार्ज चेंज हो सकता है, कुछ स्मॉल q हो जाएगा, और वो स्मॉल q ऐसे होगा ताकि जो आउटर स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। So potential of sphere B has to be 0 because it is connected to the earth, जिसका पोटेंशियल 0 होता है, तो इस सरफेस का पोटेंशियल भी फाइनली कितना होना होगा, 0। अदरवाइज चार्ज या तो इस पे आएगा अर्थ से या इससे जाएगा अर्थ पे। तो अब देखते हैं क्या होता है। सो VB इक्वल टू 0 होना है, और हम जानते हैं VB का एक्सप्रेशन क्या है। VB का एक्सप्रेशन है VB, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ B ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, KQ1 by B, प्लस ड्यू टू चार्ज स्मॉल q कितना होगा, K स्मॉल q by B, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब जो फाइनल चार्ज है B पर वो कितना हो गया, हम यहां से निकाल सकते हैं। हेंस स्मॉल q इज इक्वल टू -Q1। तभी हो पाएगा ये। इज दैट क्लियर? सो इसलिए जो हमारा पहले थी सिचुएशन कि हमारा जो बड़ा स्फीयर है उस पर चार्ज +Q2 था, अब उसकी जगह पे कितना चार्ज हो गया, -Q1 हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि Q1 + Q2 चार्ज फ्लोज फ्रॉम स्फीयर B to the earth। चार्ज Q1 + Q2, अगर पहले देखिए Q2 चार्ज है इस पे स्फीयर B पे, अगर इस पे से Q2 चला जाता तो कितना हो जाता चार्ज इस पे, 0। अगर फर्दर Q1 चला जाएगा तो अब इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -Q1। उतना चार्ज हमें फाइनली चाहिए। इसका मतलब Q1 + Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज बड़े स्फीयर से फ्लो होकर अर्थ में चला गया ड्यू टू अर्थिंग। Right. I hope this makes sense to you. Simple to understand, easy to do, but earthing से related अगर कुछ भी आ जाए, then you should be in a position to do it. That's the idea. ठीक है बच्चों? Make sense? Great sense? Okay. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट? तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, राइट? ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ, व्हाट इज बायट-सेवर्ट्स लॉ? बायट-सेवर्ट ने ये कहा था बच्चों कि इफ देयर इज a wire of any shape, this is a wire and the wire is not limited to this size। ये वायर किसी भी शेप में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक ऐसा वायर है और इस वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ एट अ पॉइंट P, दिस वायर इज कैरिंग करंट। ऑफ कोर्स अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी।
So this wire is carrying a current I, and I want to find the magnetic field due to this current at a point P. तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे. Let us take the length of this element to be dl, and to give it a vector sign, we'll assign it a direction in the direction of current. तो dl वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम उसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं. वी कॉल इट वेक्टर r. So r is the position vector of the point at which you have to find the magnetic field from the wire. r का देख लेना, एरो इस तरफ है. अब जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल वायर होगी, स्मॉल वायर एलिमेंट dB, that is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r cube. So यहां से हम एक्सपैंड करके इसे लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल. डीएल क्रॉस आर को जब ओपन करूंगा तो आएगा बच्चों डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. तो आर से आर कैंसिल होके नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, यहां आ जाएगा साइन थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा जो होता है वो डीएल और आर के बीच का एंगल होता है, विच इज दिस पर्टिकुलर एंगल थीटा. तो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ निकालेंगे. ठीक है बच्चों, तो अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, वी गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight wire at a point P. The point P is around it, and remember that this wire is finite in length. अगर आपको ये वाला डेरिवेशन समझ में आ गया बच्चों, तो आप काफी हद तक मैग्नेटिक फील्ड समझना सीख जाएंगे. So please be very careful while I do this derivation for you. So बच्चों हमने जो पढ़ा हम उसी हिसाब से चलते हैं. Let's say this is the wire of a finite length. I have a point P here. This is the point P. ये वायर जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज आई, द डायरेक्शन इज अपवर्ड्स. ये वायर एक बहुत लंबा वायर हो सकता है, मैं उसका एक पार्ट ले रहा हूं, बट मैं सिर्फ इतने पार्ट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं. सो आई कैन शो अ डॉटेड लाइन इंडिकेटिंग दैट द वायर इज एक्सटेंडिंग. क्योंकि आप कहोगे ये वायर तो एक सर्किट का हिस्सा होना चाहिए तभी करंट फ्लो करेगा. ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ एनी सर्किट. आई एम एनालाइजिंग ओनली दिस पार्ट ऑफ द वायर. तो अब मैंने वायर के जो एक्सट्रीम्स हैं उनको पॉइंट पी से देखने की कोशिश की कि वो क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं. So the ends of the wire definitely subtend some angle at point P. और ये जो एंगल है मैं अभी इसी एंगल को आपको बताता हूँ ये एंगल्स कितने हैं, and then we start working. I am showing these lines as dotted because this is not a wire. This is just a line showing the extremities. अब मैंने यहां पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, एंड ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है इसे भी डॉटेड दिखा रहा हूं बिकॉज दिस इज नॉट अ वायर, दिस इज जस्ट सम कंस्ट्रक्शन बीइंग डन टू मेक द एक्सप्लेनेशन सिंपलर फॉर यू. अब हमने बोला कि लेट से द लोअर एंड ऑफ द वायर मेक्स एन एंगल अल्फा with this white line, and the upper end makes an angle beta. So these are given to me.
So what all is given to me? I am given the current I, the angle alpha, the angle beta, and one more thing is given to me, that is the perpendicular separation of the wire, from P. So P point से wire का perpendicular separation is also given to me, that is D. And I have to find the magnitude of magnetic field here due to the wire. अब हम जानते हैं हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक बार में नहीं निकाल सकते, सो हमें वायर के एक छोटे से एलिमेंट को लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी। ठीक है जी। सो अब वो एलिमेंट कैसे लें हम, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। सो अब हम एलिमेंट ले लेते हैं, एक कहीं पर भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट से मैंने यहां पर एक एलिमेंट ले लिया, दी लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl। आइडियली ऊपर की तरफ ले लेते हैं क्योंकि हमें L नॉर्मली हम कैसे मेजर करते हैं, हम L उस पॉइंट सेंटर से मेजर करते हैं। सो लेट्स से मैंने इस लेवल से कुछ L ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, L ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट की लेंथ मैंने ले ली कितनी, dl। एलिमेंट की लेंथ dl है बच्चों। ये dl एलिमेंट का डायरेक्शन ये वाला माना जाएगा टू अप्लाई बायट-सैवर्ट्स लॉ, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो अब मैं लिख सकता हूं dB मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब r क्या है बच्चों, r हमें ड्रॉ करना होगा। तो r कहां से बनेगा बच्चों, इस वायर से पॉइंट P का ये वाला वेक्टर, दिस इज r, दिस इज योर वेक्टर r। जो वायर के सेंटर से ले लो, एंड से ले लो, क्योंकि एलिमेंट बहुत छोटा है, आप कहीं से भी ले सकते हो। अज्यूम करते हैं ये वाला एंगल है कुछ फाई, क्योंकि हमें फाई के टर्म्स में बात करनी होगी, क्योंकि लिमिट्स हमारी फाई के टर्म्स में ही है। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि हमें सब कुछ कन्वर्ट करना होगा फाई के टर्म्स में। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि बच्चों आप अगर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डीएल तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि थीटा इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डीएल। तो मैं सारी चीजें फाई के टर्म्स में ले आऊंगा, क्योंकि फाई की लिमिट्स मुझे पता है। फॉर द एलिमेंट इन द एट द लोअर एंड ऑफ द वायर, फाई विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा, एंड द अपर एंड ऑफ द वायर इट विल बी प्लस बीटा। माइनस अल्फा प्लस बीटा इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं नीचे आ रहा हूं व्हाइट लाइन से तो एंगल को नेगेटिव ले रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव ले रहा हूं। सो अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अब मैं कन्वर्जन शुरू करूंगा कुछ। तो यहां पे आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब सबसे पहले डीएल निकालना है फाई के टर्म्स। सबसे पहले क्या निकालना है, डीएल इन टर्म्स ऑफ फाई। इधर निकाल रहा हूं बच्चों, इधर आप देख सकते हो ट्राइंगल में L अपॉन डी, L अपॉन डी इज इक्वल टू tan phi. So L is equal to d tan phi. अब मैं अगर dl by d phi करूंगा तो मैं कह सकता हूं dl is equal to d sec square phi d phi। शायद आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। tan phi को डिफरेंशिएट किया, आया sec square phi, d का d रहा, और dl by d phi करके करेंगे तो d sec square phi आएगा, जिसे मैं अब सीधे लिख सकता हूं यहाँ पे dl की जगह d sec square phi। ठीक है जी। अब आते हैं हम r की बात पे, r की बात करते हैं। r, अब r को d के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो हम जानते हैं यहां से कि d by r is equal to cos phi। सो r मेरा आ गया कितना, d sec phi।
सो आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। मजा आ गया, गंदा टर्म सेक स्क्वायर फाई कट जाएगा। अब क्या बचा है, और सॉरी यहाँ पे डी फाई लिखना भूल गए क्योंकि हम डी एल की जगह लिख रहे हैं, तो डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई भी लिखना था, ये आ गई बात। अब हमारे पे बचा साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है वो तो हमने दिखाया नहीं। थीटा होता है बच्चों डीएल और आर के बीच का एंगल, यानी ये वाला एंगल इज थीटा। अब आप देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा कितना, पाई माइनस थीटा, राइट। और एंगल फाई कितना होगा, आप समझ पा रहे होगे यहां से। सो हम सबसे पहला काम करते हैं, हम कह सकते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, साइड में लिखता हूं थोड़ा सा, ताकि आपका मेन डेरिवेशन किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो। सो मैं इस तरफ साइड में लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं कि पाई माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। दूसरा एक तरीका और है इसे, जो कि सिंपल है, मैं उस तरीके पे आता हूं एकदम ताकि आपको समझ में आ सके। आप इस एंगल को ले लीजिए कुछ एक्स, ठीक है, सिंपल काम करते हैं। आप ये जानते हो कि x प्लस फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, तो फाइव हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सो इज इक्वल टू साइन एक्स, है कि नहीं। तो आप साइन थीटा की जगह पे साइन एक्स लिख सकते हो, साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन एक्स। और यहाँ फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी आप लिख सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस फाइव। ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, आई कि नहीं आई, नहीं आई तो मैं यहां पे एक चेंज करके पहले ही लिख देता हूं। आप यहां पे ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो, आप लिखो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस फाइव। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हो कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस फाइव विच इज इक्वल टू कॉस फाइव, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस फाइव। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू कॉस फाइव, तो क्या आप ये समझ रहे हो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस फाइव इन प्लेस ऑफ साइन थीटा, और ये मेरे पे आ गया डीबी का एक्सप्रेशन। तो अब अगर मुझे बी निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा इसे, और इंटीग्रेशन से पहले भाई जो कट रहा है उसे काट दो, ये कट गए, एक डी कट गया, तो आपके पास आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, नीचे आ गया कॉस फाइव डी फाइव। जितना गंदा एक्सप्रेशन था उससे सिंपल हो गया अब इंटीग्रेट करने के लिए। तो अब यहां पर अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मैग्नीट्यूड में, आई विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट्स जो मैं इधर लूंगा, लिमिट्स ऑफ फाई लूंगा, तो फाई फॉर द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज एट दिस एंड विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा, एंड फॉर एन एलिमेंट for integration to reach the other end, the limit would be beta. So when I do it from here, I get b is equal to mu naught I upon 4 pi d, और आप इधर देखिए cos phi का इंटीग्रेशन होता है sin phi, ना कि माइनस sin phi, डिफरेंशिएशन होता है वो, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो बड़ा क्लियरली आपको मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा विच इज प्लस साइन अल्फा, तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, प्लस साइन बीटा। हो गया बच्चों।
डन। सो मैंने अलग अलग जगह पे कुछ कुछ किया जो आपको बहुत ध्यान देना था। अगर आपने उन मॉड्यूल्स पे ध्यान दिया, सो it is not difficult at all to convert all these terms. And the most important conversion was for sine theta to cos phi. This is the most important conversion. If you're able to do it, you'll understand. और वो करने के लिए मैंने यहां पर कुछ काम किया है. Please, I hope that you have understood this part. इस पे फोकस कर लेना, दोबारा ध्यान दे लेना. This is what is the most important thing. ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रहा है, अच्छे से कर पाए हो. If you want me to explain anything again, please send a quick chat in the text box. I'll do it for you. I'll wait for 2 minutes for you to note it down. और अगर फिर उसके बाद कुछ भी करना है डिस्कस, तो मुझे बता देना. अब बच्चों, अगर मुझे यहां से बोला जाए मैग्नेटिक फील्ड at P due to an infinitely long wire. So if I have to look at the magnetic field due to an infinitely long wire, बच्चों infinitely long wire का मतलब आप मतलब समझते हो? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ये नहीं कि वायर की लेंथ बहुत लंबी है. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है कि जो वायर की लेंथ है और जिस पॉइंट P पे हम निकालना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट P पे हम निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट से जो वायर का सेपरेशन है विच यू कॉल एज स्मॉल d, if this d is very very small compared to L, the wire is of infinite length. इनफाइनाइट आप किसके कंपैरिजन में? इनफाइनाइट इज ऑलवेज अ कंपैरिजन. इनफाइनाइट किसके कंपैरिजन में? d is very small compared to this particular L. That is when you say that the wire is of infinite length. अब आप देख सकते हो, जब आप वायर d बहुत पास ले लोगे तो जो हमने एंगल दिखाए थे, सॉरी मैं थोड़ी प्रॉपर लाइन बना देता हूं, उसके लिए पहले पॉइंट P यहां पर दिखा देता हूं आपको. नाउ लेट मी मेक दिस लाइन. तो हमने बना दी लाइन, दिख गई ना? नहीं दिखी भाई? चलो दिख गई. ये एक एंड, ये दूसरा एंड. सो यू कैन क्लियरली सी, अगर ये वायर और लंबा होता जाएगा तो जो हमारे एंगल अल्फा और बीटा हैं, दे बोथ टेंड टू पाई बाई 2. और अल्फा बीटा अगर टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो गए तो बी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, which is equal to mu naught I upon 4 pi d sin pi by 2 plus sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1, तो 1 plus 1 हो गया 2, और b हो गई आपकी mu naught I upon 2 pi t in magnitude. That's it. So I hope all of you understood how do we get this without Ampere's law and by doing the entire work. So concept building के लिए ये सब derivations बहुत important हैं. अगर आप इन्हें seriously करेंगे, I am sure आपसे questions में गलती नहीं हो सकती. ठीक है बच्चों? So with this I'll stop here today and we'll carry on from here in the next class. So अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बता दीजिए कौन कौन से डेरिवेशंस में आपको प्रॉब्लम है. आई विल डू दोज डेरिवेशंस इन द क्लास फॉर यू. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू.
राइट जी? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।